मेजर होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर्स, जो आरबीआई लेती है कि अगर सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है, सो हाउ द आरबीआई विल इंटरवीन टू करेक्ट दीज टू सिचुएशंस। इसको पढ़ते हैं अब। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट which corrects the situation of excess demand or deficient demand by regulating the interest rate and availability of credit in the economy। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को भी ठीक किया जा सकता है, पर इसका मेन जो टूल होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट को चेंज करना। हमने बैंकिंग चैप्टर में सीखा था कि जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ये सारे ही एक तरह से इकोनॉमी की लिक्विडिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। सिमिलरली यहां पर हमारी जो प्रॉब्लम होगी एक्सेस डिमांड की, वो एक्सेस लिक्विडिटी के कारण है, और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो डेफिशिएंट लिक्विडिटी के कारण है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इन सभी टूल्स को जो आरबीआई के पास होते हैं उनको यूज किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। The cost of credit is raised and availability of credit is reduced when excess demand is to be corrected। तो क्या बोला, कहता है जब एक्सेस डिमांड है तो आपको लिक्विडिटी कम करनी है, पैसा इकोनॉमी में से कम करना है। वो कम करने के लिए क्या है, उस पैसे की कीमत को इंक्रीज कर दो। पैसे की कीमत का मतलब क्या, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दो। द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज रेज्ड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड व्हेन एक्सेस डिमांड इज टू बी करेक्टेड। दिस इज कॉल्ड डियर मनी पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं, dear money policy। On the other hand, the cost of credit is reduced and availability of credit is increased when deficient demand is to be corrected। This is called cheap money policy। तो dear money policy और cheap money policy का मतलब ये है कि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी में रेट को इंक्रीज कर देते हो, रेट जब महंगा हो जाता है उससे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो जाता है। इसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी या महंगी पॉलिसी। और चीप मनी पॉलिसी क्या है कि आप सस्ता पैसा इकोनॉमी में दे रहे हो, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को रिड्यूस कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट के बर्डन को कम कर रहे हो, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा और उस तरह से फिर आपके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगी टू फाइट डेफिशिएंट डिमांड। नाउ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट विल यूज टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। सबसे पहला है बैंक रेट और रेपो रेट। आपको पता है बैंक रेट या रेपो रेट क्या है, ये वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक पैसा लेंड करती है कमर्शियल बैंक को। तो आरबीआई जब पैसा किसी भी कमर्शियल बैंक को लेंड करेगी तो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट या बैंक रेट। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, अब जब एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी के अंदर तो आपको पैसे की अवेलेबिलिटी को कम करना है। पैसे की अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दोगे, बिकॉज जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग विल गो अप। जैसे ही कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ेगी वैसे ही कंज्यूमर को वो चुभना शुरू होगा, महंगा लगना शुरू होगा, लोन लेना उसके लिए महंगा हो जाएगा। तो फिर इन दैट सिचुएशन द कंज्यूमर विल नॉट अंडरगो हायर क्रेडिट ऑफटेक। तो ज्यादा लोन लेना कम हो जाएगा, पैसा उधार पे लोग कम लेंगे तो कम पैसा खर्चेंगे, उससे एग्रीगेट डिमांड पे असर पड़ेगा और एग्रीगेट डिमांड घटना शुरू हो जाएगी। Since the cost of funds for bank will increase, the banks will raise the market rate of interest and this will reduce the demand for credit in the economy. As a result, the consumption expenditure and investment expenditure is reduced, implying a reduction in the aggregate demand. On the other hand, when the deficient demand is to be corrected, जब deficiency है economy के अंदर तब आपको liquidity को बढ़ाना है, बैंकों की क्षमता को increase करना है ताकि वो लोन दे सके। और लोन लेना भी तो एक ऑप्शन होनी चाहिए ना लोगों के पास। लोग लोन लेने तब जाते हैं जब उनको लोन सस्ता मिलता है। तो इसका केस में क्या करना है सरकार को या आरबीआई को, द बैंक रेट इज टू बी लोअर्ड टू क्रिएट क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, देयरबाय इंप्लाइंग अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई लेती है। इट रेफर्स टू द ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक और आरबीआई। ये हमने हालांकि बैंकिंग चैप्टर में भी पढ़ा था। व्हेन लिक्विडिटी इन द मार्केट इज टू बी रिड्यूस्ड, जब आपको लिक्विडिटी को कम करना है यानी कि जब एक्सेस डिमांड को ठीक करना है, तब
आरबीआई विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेच देगी और उनसे पैसा अपने पास खींच लेगी। तो सारा पैसा जो पब्लिक के पास है या बैंक्स के पास है, कमर्शियल बैंक के पास, वो पैसा अल्टीमेटली आरबीआई के पास आ जाएगा और उन बैंक्स को या पब्लिक को क्या मिल जाएगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल जाएगी। हालांकि उसके ऊपर वो इंटरेस्ट अर्न करते रहेंगे। सो इन दिस वे द आरबीआई विल सक द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। एज अ रिजल्ट द परचेसिंग पावर और लिक्विडिटी इन द हैंड ऑफ द मार्केट और इकोनॉमी विल रिड्यूस and the aggregate demand will also fall. On the other hand, in the situation of deficient demand, लोगों के पास पैसा कम है, तो आरबीआई ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों को दी थी, बेची थी, वही लोगों से अब वो खरीद लेगी वापस। तो जब आरबीआई लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस खरीदेगी तो आरबीआई विल पंप मनी इन द इकोनॉमी और इन द हैंड्स ऑफ पीपल। तो कमर्शियल बैंक्स के पास वो पैसा वापस आ जाएगा, लोगों के पास वो पैसा वापस आ जाएगा और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास चली जाएंगी। जो एक्सेस पैसा या एक्सेस लिक्विडिटी रिलीज होगी आरबीआई के द्वारा इकोनॉमी के अंदर, उससे द एग्रीगेट डिमांड विल स्टार्ट राइजिंग। द सिक्योरिटीज आर बॉट बाय द सेंट्रल बैंक विच इंजेक्ट्स मनी और लिक्विडिटी इनटू द मार्केट एंड इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट इज सीआरआर। ये हमने सीखा हुआ है। सीआरआर क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विच इज हेल्ड बाय आरबीआई, है ना। तो आरबीआई बैंक्स को क्या बोलती है कि अपने डिमांड और टाइम डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आप मेरे पास कैश की फॉर्मेट में जमा करवा दो। अब जितना हमने सीखा था कि जितना सीआरआर इंक्रीज होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी ऑफ बैंक रिड्यूस होगा, और ऑपोजिट होगा, अगर सीआरआर को कम कर दें तो क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी बैंक्स की बढ़ जाएगी। अब आपको ये देखना है कि आपको इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड को ठीक करना है कि डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करना है। सो अगर आपकी सिचुएशन एक्सेस डिमांड की है, इसका मतलब पहले से ही लिक्विडिटी, इनकम लेवल, आउटपुट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज्यादा है इकोनॉमी में, तो इसको कम करने के लिए इकोनॉमी में जो बैंक्स की क्षमता है टू लेंड और टू क्रिएट क्रेडिट मनी, उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए अब आप क्या करोगे? सीआरआर को इंक्रीज कर दोगे। हायर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और मनी विल बी गिवन टू आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, और कम पैसा रह जाएगा फिर बैंक्स के पास। कम पैसे से वो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। A rise in CRR reduces the amount of money with the commercial banks. This reduces their capacity to create credit. Reduction in the credit creation will imply reduction in aggregate demand as required to correct the situation of excess demand. On the other hand, CRR is reduced or lowered when deficient demand needs to be corrected. A cut in CRR will increase the credit availability or credit creation capacity of the commercial banks as it will release more liquidity into the system. Availability of the credit rises and accordingly the AD will increase. So जब CRR को आप कम करोगे, बैंक्स के पास पैसा ज्यादा होगा अवेलेबल, उस ज्यादा पैसे से फिर वो और क्रेडिट दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, उधार का पैसा जनरेट कर सकते हैं। जैसे वो और लोन देंगे, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज करेगी और हायर अमाउंट ऑफ मनी विल बी अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ पीपल, उससे वो और एडी इंक्रीज कर सकते हैं। सेम इज द सिचुएशन विद एसएलआर। एसएलआर क्या होता था कि अपने टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, जिसका मतलब कैश या गोल्ड, बुलियन वगैरह वगैरह। सो अब अगर एसएलआर को आप इंक्रीज कर दोगे तो द क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी ऑफ बैंक्स विल रिड्यूस, और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा इससे? एक्सेस डिमांड की। और अगर आप एसएलआर को कम कर दोगे, अवेलेबल कैश बैलेंस या अवेलेबल डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग इंक्रीज हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स का, जिससे द क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी विल इंक्रीज, लिक्विडिटी विल इंक्रीज, एंड इसको हम कब यूज करेंगे? जब हमारे को डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को ठीक करना होगा। तो एसएलआर और सीआरआर दोनों में ही सेम काम है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये हमने पढ़ा था मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब बैंक किसी भी व्यक्ति को लोन देती है तो उससे सिक्योरिटी रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपना एक लैंड बैंक को मॉर्टगेज करा, है ना, मैंने बैंक को अपना एक लैंड गिरवी रखा जिस लैंड की कीमत 1 लाख रुपए थी, और अगर बैंक मार्जिन 20% रखता है तो बैंक मुझे सिर्फ 80,000 रुपीज का लोन देगा। सिक्योरिटी तो उसने मुझसे 1 लाख की ले ली, बट उसने क्योंकि मार्जिन 20% रखा हुआ है तो वो मुझे 80,000 रुपीज लोन देगा। अब अगर ये मार्जिन को इंक्रीज कर दिया जाए 30% पर,
तो जो लोन मिलने की क्षमता होगी मेरी लैंड की, जो क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी है लैंड की, यानी कि मेरा एसेट मुझे कितना कैश जनरेट करके दे सकता है, वो फिर रिड्यूस हो जाएगा 70,000 पे। और अगर आप इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करके 10% कर दो तो यही लैंड को मॉर्गेज करके मुझे 90,000 रुपीज का लोन मिल सकता है। तो अब अगर डेफिशिएंट डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, पैसे की कमी है इकोनॉमी के अंदर, तो जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक्स रखते हैं उसको वो कम कर देंगे। मार्जिन को कम करने का मतलब है कि अब विद द सेम अमाउंट ऑफ मॉर्गेज, विद द सेम अमाउंट ऑफ एसेट गिरवी रखने से अब हायर लोन लिया जा सकता है। हायर लोन मिलेगा तो फिर पैसा इंक्रीज होगा इकोनॉमी के अंदर, लिक्विडिटी बढ़ेगी और फिर आप एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, वहां पर पहले से ही लिक्विडिटी फ्लश है, ज्यादा है लिक्विडिटी, तो वहां पर आपको मार्जिन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो लोन देने की क्षमता है, जिसको हम लोन टू वैल्यू है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोन टू वैल्यू, यानी कि अगर वैल्यू 1 लाख रुपए है मॉर्गेज की, तो लोन कितना मिल सकता है उसके ऊपर, तो लोन मिलना कम करना पड़ेगा बिकॉज पहले ही लिक्विडिटी ज्यादा है। सो फिर एलटीवी को कम करना है तो मार्जिन को बढ़ाना है, और जब एलटीवी को बढ़ाना है तो मार्जिन को कम करना है। एलटीवी को बढ़ाना और मार्जिन को कम करना यूज होता है जब डेफिशिएंट डिमांड है, और एलटीवी को कम करना और मार्जिन को इंक्रीज करना यूज होता है जब एक्सेस डिमांड है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस को ठीक करने के लिए आप मार्जिन को बढ़ा और घटा सकते हो। मॉरल सुएशन मैंने बात करी थी आपसे कि यहां पर बैंकिंग चैप्टर के अंदर, यहां पर जो मॉरल प्रेशर है या एडवाइस है कमर्शियल बैंक्स को कौन देता है, आरबीआई देता है। अब आरबीआई दोनों ही सिचुएशन में, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, बैंक्स को एडवाइस भी दे सकती है, प्रेशर भी क्रिएट कर सकती है, और उनको बोल सकती है कि आप किन एरियाज में लेंडिंग को बढ़ाओ और किन एरियाज में लेंडिंग को घटाओ। सो उस बेसिस पे, उस एडवाइस पे फिर एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। लास्ट इज क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग मीन्स प्रिस्क्राइबिंग द लिमिट ऑफ क्रेडिट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. It is introduced to correct the situation of excess demand when availability of credit needs to be restricted. तो जब आपकी excess demand की situation है, उस जगह पर आपको क्रेडिट को कम करना है। क्रेडिट को कम करने के लिए आपको कुछ सेक्टर्स, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर में शायद आपको लिक्विडिटी को कम करना पड़े, है ना। अगर रियल एस्टेट सेक्टर को लिक्विडिटी को कम करना पड़ा या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कम करना पड़े, तो फिर आप राशनिंग का सहारा लेते हो, आप बैंक्स को बोलते हो कि आप इन सेक्टर्स में लेंडिंग कम कर दो। फिर क्रेडिट राशनिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डियर मनी पॉलिसी। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डियर मनी पॉलिसी का है। और डियर मनी पॉलिसी आप कब लागू करते हो, जब एक्सेस डिमांड होती है इकोनॉमी के अंदर। ठीक, इट इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड व्हेन द बैंक्स आर एडवाइज्ड टू इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। तो ये जो क्रेडिट राशनिंग है, ये राशनिंग आप तब करते हो जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड, ये डेफिशिएंट डिमांड में काम नहीं आएगी, बिकॉज डेफिशिएंट डिमांड में आप कंट्रोल्स नहीं लगाते हो। डेफिशिएंट डिमांड में आप बैंक्स को बोलोगे कि आप इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंक्रीज करो रादर देन डिक्रीज करो। सो डिक्रीज करना या क्रेडिट को राशन करना या उसको लिमिटिंग करना, वो आप तब यूज करते हो जब एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी है, एंड दैट इज इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्लियर हुआ। अब मॉरल सुएशन भी नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो एक्सेस डिमांड में किया जाता है, बट डेफिशिएंट डिमांड में भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंसी है डिमांड की, तो शायद एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट चाहिए, शायद रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन आप बैंक्स को ये बोल सकते हो, आरबीआई बैंक्स को ये एडवाइस दे सकता है कि इन सेक्टरों में एलोकेशन को इंक्रीज किया जाए, क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाया जाए, या लेंडिंग थोड़ी लिबरल की जाए। ठीक है।